भी आज मैं ऐसा करती हूँ। So hello students, we will be studying financial derivatives, unit 1. This is the syllabus for this unit. Introduction to derivatives market, definition, evaluation and features of derivatives, types of derivatives, forward, future, option market, etc. Now what are derivatives? Derivatives जैसे कि वर्ड कहता है कि डेराइव, जो किसी चीज से डेराइव हो रहा हो तो उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। एक्चुअली डेरिवेटिव भी एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी वैल्यूज जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डिवाइड दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नोन होती है। जैसे सपोज करिए कि हमने कोई डील की कि वीट वी आर गोइंग टू परचेज और सेल द वीट, ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट हमने पेपर पे किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम, ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली ट्रांसफरेबल है, खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस भी होते हैं। इसीलिए बिकॉज इट इन्वॉल्व द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि इन फ्यूचर हो सकता है, जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, ये इसलिए एक आपके पास एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का काम करता है और इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। अब सपोज करिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी फार्मर के साथ, आई एम ए प्रोड्यूसर, आई एम ए बेकर, एंड मैंने किसी फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इन फ्यूचर जो है, या आफ्टर 6 months या 3 months, आई विल परचेज योर वीट एट ₹50 पर केजी। तो 50 रुपये पर किलो के हिसाब से मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गेहूं खरीद लूंगी। ये हमारे बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक पेपर पे हमने लिख दिया, एंड दिस पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। अब अगर आने वाले समय में आफ्टर 3 months गेहूं का दाम बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उसके हिसाब से हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट पे असर पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द तो गेहूं क्या है, अंडरलाइंग एसेट हो गया। जो वीट है वो क्या है, आपका अंडरलाइंग एसेट है, और वो जो पीस ऑफ पेपर है वो आपका डेरिवेटिव है। उसकी प्राइस किससे डिसाइड हो रही है, वीट के प्राइस से डिसाइड हो रही है। दैट इज व्हाई वी से दैट द डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value is derived from the value of another asset which is known as underlying asset. एंड व्हेन द प्राइस ऑफ, तो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस जब चेंज होगा तो आपका डेरिवेटिव का भी प्राइस चेंज होगा, वो बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है, उसका उस तरीके का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये हम आगे की स्लाइड्स में एनालाइज करेंगे। डेरिवेटिव मार्केट में जनरली कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, हेजर होते हैं, स्पेक्यूलेटर होते हैं। हेजर वो होते हैं जो जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है फाइनेंशियल रिस्क के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ फार्मर्स और बेकर्स दो पार्टीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो फार्मर और बेकर ये दोनों ही आपके हेजर है, क्योंकि इनका डायरेक्ट एक्सपोजर है रिस्क के लिए। फार्मर मार्केट में जा रहा है डील करने के लिए कि उसका गेहूं उसको कम दाम ना मिले इन फ्यूचर, ऐसा ना हो कि गेहूं की प्राइस या वीट की प्राइस जब कम हो जाए तो उसका नुकसान हो जाए। और बेकर मार्केट में जा रहा है, सो फार्मर इज गोइंग विद द ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड द लो प्राइस ऑफ वीट। एंड बेकर मार्केट में क्यों जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में फ्यूचर में गेहूं का दाम बढ़ जाए और उसको महंगे दाम पे खरीदना पड़े। तो दोनों का एक डायरेक्ट एक्सपोजर है रिस्क के लिए। फार्मर के लिए रिस्क क्या है, दाम प्राइस का गिरना, और बेकर के लिए रिस्क क्या है, प्राइस का बढ़ना। तो दोनों अपने इस रिस्क को हेज करेंगे बाय साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। देन स्पेक्यूलेटर, स्पेक्यूलेटर वो पर्सन होता है जो मार्केट, जो प्राइस में फ्लक्चुएशन से अर्न करता है। मींस जैसे कि ना तो मैं फार्मर हूँ ना तो मैं बेकर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आई फील कि इन फ्यूचर वीट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो वीट का प्राइस बढ़ेगा तो मैंने क्या किया, उसको परचेज कर लिया। ठीक है, या फिर मुझे लगता है इन फ्यूचर वीट का प्राइस कम होगा तो मैंने उसको सेल आउट कर लिया, पहले से ही कम दाम पे लेके उसको फिर बाद में मैंने ज़्यादा दाम पे सेल आउट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, मैं डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं हूँ, बट उस प्राइस के फ्लक्चुएशन का मैं बेनिफिट ले रही हूँ। तो आई एम ए स्पेक्यूलेटर। देन इज द आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर वो पर्सन है
जिसको मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है और वो डिफरेंट मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस है उसका फायदा उठाते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम लोग, आप लोग भी जाते होंगे कि बहुत सारे लोग दिल्ली से सामान लेकर आते हैं या कहीं की होलसेल मार्केट से सामान लेके आते हैं, फिर उसको रिटेल में बेचते हैं। जैसे दिल्ली में बहुत सारी, दिल्ली में आपको बहुत सारी चीजें चीप प्राइस पे मिल जाती हैं, आप वहां से लेकर के आते हैं और यहाँ पे उसको जब सेल आउट करते हैं तो आप, यू आर इन द रोल ऑफ आर्बिट्रेटर. So a person who simultaneously enters into transaction into two markets to take the advantage of the discrepancies. तो जो इन दो different prices in different markets इसका फायदा उठा रहा है, जहां पे सस्ते में मिल रहा है वहां से उठा करके जहां दूसरे मार्केट में महंगे पे बेच रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेजर. ये कुछ हम जार्गन वर्ड्स देख रहे हैं कि जो आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जैसे ओटीसी, ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर, और इसको हम ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग भी बोलते हैं. जब आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं मीन्स यू आर नॉट गोइंग थ्रू द एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, काउंटर एक्सचेंज. तो जब दो लोगों के बीच में डायरेक्ट नेगोशिएशन हो जाए तो वो ओवर द काउंटर एक्सचेंज है. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टेलर मेड टू द टू पार्टीज. अब यहाँ पे दोनों पार्टीज क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. और ओवर द काउंटर मार्केट्स ये क्या है, अनकंट्रोल्ड होती है. मीन्स ये जो दो पार्टीज है वही मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, नो थर्ड पर्सन और द गवर्नमेंट और एनी फाइनेंशियल अथॉरिटी कैन सुपर इम्पोज देयर रेगुलेशंस. यहाँ पे सिर्फ जो दो पार्टीज, जो दो स्टेक होल्डर्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू डू. नेक्स्ट आपका टर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स मींस जब हम एक्सचेंज जो है मार्केट के थ्रू कर रहे हैं, मींस व्हेन वी आर बाइंग, जो भी हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं वो हम स्टॉक मार्केट के थ्रू जाके कर रहे हैं, तो हम इसको एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स बोलते हैं. अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है डेरिवेटिव्स के? डेरिवेटिव्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. जैसे कि सबसे पहले तो रिस्क कम हो जाता है ना. हेज, दैट इज वाई वी गो फॉर हेजिंग. तो आप, हमने जो एग्जांपल लिया फार्मर का और बेकर का, यहाँ पे दोनों का ही रिस्क कम हो जा रहा है. फार्मर के लिए प्राइस कम नहीं हो रही उसको, एक और बेकर के लिए भी प्राइस बढ़ नहीं रही, तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है प्राइस की. एनहांस लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, क्योंकि हमारा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी साइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमको हमारे टाइम पे चीज़ें या फिर कह सकते हैं सप्लाईज जो है अवेलेबल है. जैसे इफ आई एम अ बेकर, because I have signed this contract with the farmer, so on the time when I will be requiring, I will get the sufficient supply of the raw material. Enhances liquidity of the underlying asset, इससे liquidity बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है कि डील है तो आपकी liquidity रहेगी. Enhances the price discovery process, क्योंकि आपस में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइंड है तो एक प्राइस में स्टेबिलिटी रहती है, और प्राइस डिस्कवरी मींस इससे हमारे फ्यूचर प्राइसेस भी डिसाइड हो जाते हैं, कंट्रोल रहते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बट ऑब्वियस वी आर डूइंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. प्रोवाइड सिग्नल्स ऑफ द मार्केट मूवमेंट्स. अब आज के डेट में जो डील हो रही है, जितनी सारी डील साइन हो रही है उस पर मैक्सिमम एक जो एवरेज प्राइस लेवल है, इससे पता चलता है कि फ्यूचर में भी इससे थोड़ा कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, यही ऐसा ही मार्केट मूवमेंट रहेगा. फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन, और इससे फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन इसलिए पड़ता है क्योंकि एवरीवन इज कमिंग टू द मार्केट टू हेज देयर रिस्क, टू स्पेक्यूलेट, टू अर्न फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस. तो ओवर द पीरियड ये सब फ्लक्चुएशन जो है स्मूथ आउट हो जाते हैं. So that's all for this today's class. We will cover next in the next part.